प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं मिलर थ्योरम। अब मिलर थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी 4 टर्मिनल जाल में अगर इनपुट और आउटपुट के मध्य एक प्रतिबाधा Z लगी हुई है तो ऐसे परिपथ को एक ऐसे तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें से निवेशी और निर्गत के मध्य के इम्पीडेंस को हटाकर इसका एक भाग तो इनपुट पर दिखा दिया गया हो, जिसे मैं यहाँ ZI से दिखा रही हूँ, और इसका दूसरा भाग आउटपुट टर्मिनल पर दिखा दिया गया हो, जिसे मैं ZO से कह रही हूँ। तो ये दोनों आपस में परिपथ तुल्य होंगे, ऐसा मिलर थ्योरम के अनुसार हम प्रूव करना चाहते हैं। अब हम इसकी उत्पत्ति की, जहाँ ZI का मान मुझे क्या मिलता है कि ZI = Z/1 - AB, और ZO का मान यानी आउटपुट पे जो मुझे इम्पीडेंस मिलता है उसका भाग मिलता है ZAB/AB-1, यानी इस Z का Z/1 - AB भाग तो इनपुट पर अपीयर हो जाता है और ZAB/AB-1 भाग ZO हो जाता है, यानी कि आउटपुट पर ये इम्पीडेंस अपीयर होता है। अब हम इसकी व्युत्पत्ति करने जा रहे हैं, तो मैं अपने परिपथ 1 को पहले इनपुट टर्मिनल से देखती हूँ, 1 टर्मिनल से देखती हूँ। तो इस Z में जो बहने वाली धारा है उसका मान मैं निकालना चाहूँगी। तो धारा का मान हम जानते हैं ओम के नियम से, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इम्पीडेंस, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जब मैं 1 टर्मिनल से देखूँगी तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है, Z1 के दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल V2 है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके अक्रॉस अपीयर होगा वो होगा V1 - V2। इसलिए I1 का मान हो जाएगा V1 - V2/Z, और यहाँ से चूँकि वोल्टा लाभ मुझे पता है इस नेटवर्क का, और वोल्टा लाभ का मान V2/V1 होता है, इसलिए V2 का मान मुझे मिल जाएगा V1 AV। तो यहाँ पर मैंने V2 का मान, चूँकि मुझे V1/I1 चाहिए जो कि ZI होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर V2 को हटाकर V1 की टर्म से रिप्लेस कर दिया। तो V2 का मान मैंने रख दिया AV V1। तो यहाँ से V1 कॉमन आया, कॉमन आने पर ये मान बन गया V1 1 - AV/Z। अब इसको मैं सॉल्व करके V1/I1 निकाल सकती हूँ। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, Z इधर चला जाएगा, 1 - AV नीचे आ जाएगा, तो ZI का मान मुझे मिल जाएगा Z-1 - AV। अब हम जो मेरे पास जो आउटपुट टर्मिनल से मैं परिपथ 1 को देख रही हूँ, अब ये जो मेरा आउटपुट टर्मिनल था परिपथ 1 में, यहाँ आउटपुट टर्मिनल से मैं इसको में बहने वाली धारा, Z में बहने वाली धारा को मैं आउटपुट टर्मिनल से अगर देखती हूँ तो वो I2 का मान हो जाएगा V2 - V1। पहले मैं 1 से देख रही थी इसलिए V1 - V2 था। अब मैं इसको, चूँकि इस धारा को मैं 2 टर्मिनल से देख रही हूँ, निर्गत टर्मिनल से देख रही हूँ, इसलिए इसका मान होगा, I2 का मान हो जाएगा V2 - V1/Z, यानी सिर्फ साइन का फ़र्क आया, क्योंकि मैं पहले इनपुट से देख रही थी और अब मैं आउटपुट से इस परिपथ को देख रही हूँ। तो मुझे I2 का मान मिल गया, I2 का मान मिल गया V2 - V1/Z। अब यहाँ पे चूँकि मुझे जो भी मान चाहिए वो 2 की टर्म्स में चाहिए, इसलिए मैं V1 को रिप्लेस कर देती हूँ, और V1 को रिप्लेस करके माना जाता है मेरे पास V2/AV, क्योंकि गेन मेरे पास V2/V1 था। तो वहाँ से V2 का मान जब हम निकालते हैं, तो V2 का मान जब मैं निकालती हूँ तो मुझे इस समीकरण से, क्योंकि मेरे पास AV = V2/V1 है, तो V1 का मान मिल जाएगा मुझे V2/AV, ये दोनों क्रॉस हैं इसलिए V2/AV मान हो जाएगा V1 का। तो ये मान मैंने यहाँ रख दिया कि V1 का मान हो गया V2/AV, तो V2 कॉमन है, और V2 कॉमन आने पर ये मान मुझे मिल जाएगा 1 - 1/AV, एलसीएम ले लिया हमने, तो ये मान हो जाएगा V2AV-1 डिवाइडेड बाय AVZ, या फिर V2/I2 जो कि मेरा ZO है, आउटपुट पर लगा हुआ इम्पीडेंस है, ये मान मुझे मिल जाएगा AVZ/AV-1। अर्थात आपके पास, अगर मैं आउटपुट पर जो भाग दिखा रही हूँ Z का, वो भाग हो जाएगा AVZ/AV-1। और यही मिलर थ्योरम थी कि इनपुट पर जो भाग अपीयर होगा इम्पीडेंस का, जो कि दोनों के मध्य जुड़ा हुआ है, आउटपुट और इनपुट टर्मिनल के मध्य, उसका एक भाग ZI Z - AV तो इनपुट पर अपीयर होता है, और उसका दूसरा भाग ZO = AVZ/AV-1 आउटपुट टर्मिनल्स पर अपीयर होता है। यही मिलर थ्योरम है। अब हम क्या चाहते हैं कि मैं Z को रिप्लेस कर रही हूँ, क्योंकि Z मेरे पास मैं अच्छे से जानती हूँ केवल प्रतिरोधात्मक भी हो सकता है, और अगर केवल प्रतिरोधात्मक है तो Z की जगह मैं यहाँ R कर सकती हूँ, यानी Z को मैंने अगर R मान लिया है, अगर मैंने Z को अगर R माना है, यानी Z = R होने पर ये समीकरण वही रहेगा, जो यहाँ पर ZI की जगह मैं RI लिख दूँगी, तो RI = R/1 - AV। इसी तरह RO = AVR/AV-1 हो जाएगा, यानी R होने पर कोई चेंज Z इन समीकरणों में नहीं आता है। लेकिन यहाँ C या L लगा हो तो इनमें परिवर्तन होगा, L में भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि Z का मान केवल L लगा हो परिपथ में, तो Z का मान मैं लिखती हूँ J⍵L।
तो ये दोनों समान, आर में भी बराबर है, इसके समानुपाती लीनियर रिलेशन है, जेड में भी लीनियर रिलेशन है, समानुपाती का रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन नहीं है। इसलिए जेड आई में चाहे वो एल लगा हो चाहे आर लगा हो, ये रिलेशन सेम रहेंगे। लेकिन अगर मेरे पास इस जाल में ना एल है ना आर है, केवल सी लगा हुआ है, धारिताएं लगी हुई हैं, तो हम ये अब उसके लिए प्रूव करना चाहते हैं कि मिलर थ्योरम मेरे पास क्या रूप लेती है। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि ए वी वोल्टा वाले 4 टर्मिनल जाल के निवेशी व निर्गत टर्मिनलों के मध्य धारिता सी का संधारित्र लगा हुआ है, तो इसे हम ऐसे तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिसके निवेशी टर्मिनलों के मध्य एक संधारित्र सी आई लगा हो, जिसकी धारिता सी आई हो, और निर्गत टर्मिनलों के मध्य एक ऐसा संधारित्र लगा हो जिसकी धारिता सी ओ हो। तो जहाँ पर सी आई का मान 1 माइनस ए वी इंटू सी और सी ओ का मान ए वी माइनस 1 अपॉन ए इंटू सी हो जाता है, यानी इसका इन्वर्स रिलेशन आता है। उसका कारण भी मुझे समझ में आता है, क्योंकि z का मान केवल c की स्थिति में 1 अपॉन जे ओमेगा सी होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, इसलिए ये रिलेशन भी कैसे आएंगे, इन्वर्स आएंगे। तो अब हम इसको भी प्रूव कर लेते हैं। और जब मैं इसको प्रूव करने जाती हूँ तो यहाँ मैंने दिखा दिया कि यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के मध्य मेरा एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, बजाय सिंपल इम्पीडेंस के कैपेसिटर मैंने मान लिया है। अब यहाँ पर इसको मैं एक ऐसे तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर रही हूँ जिसका एक अंश इनपुट पर जुड़ा हुआ है धारिता का, और दूसरा अंश आउटपुट पर जुड़ा हुआ है। इनपुट पर जुड़ा हुआ जो अंश है मेरे पास वो है सी आई, और आउटपुट पर जो जुड़ा हुआ अंश है वो सी ओ, और सी आई और सी ओ के मान हमारे पास हम निकालना चाहेंगे, जो कि हमें प्रूव करना है मिलर थ्योरम से कि सी आई का मान 1 माइनस ए वी सी आएगा, और आपके पास जो सी ओ का मान है वो आएगा ए वी माइनस 1 अपॉन ए इंटू सी के बराबर। तो अब हम इसको देखने जा रहे हैं। तो वापस पुनः मैं एक एक निवेशी टर्मिनल से इसको देखती हूँ। तो सी में जो बहने वाली धारा है वो V1 माइनस V2 अपॉन जेड, और जेड का मान मैंने रख दिया 1 अपॉन जे ओमेगा सी, V2 का मान वापस से ए वी V1, क्योंकि इस जाल का गेन ए वी है। अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, इसको सॉल्व किया तो V1 अपॉन I1 का मान निकाला, V1 अपॉन I1 जेड आई है। उस जेड आई को मैं मान सकूँ कि केवल धारितीय रूप में यहाँ हमने संधारित्र दर्शाया है इम्पीडेंस के लिए, इसलिए जेड आई का मान 1 अपॉन जे ओमेगा सी आई मैंने रख दिया। और यहाँ से अगर मैंने इसको V1 अपॉन I1 के लिए सॉल्व किया है तो ये जी 1 अपॉन जे ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस ए वी नीचे आ जाएगा, हर में आ जाएगा, और 1 अपॉन जे ओमेगा सी अंश में चला जाएगा। तो यहाँ से जो 1 अपॉन जे ओमेगा से जे ओमेगा मैं काट सकती हूँ, तो ये 1 अपॉन सी आई बच जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ए वी इंटू सी, या फिर सी आई का मान 1 माइनस ए वी इंटू सी, जो कि हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख के निकाल सकते थे कि मैं यहाँ जेड आई का मान डायरेक्ट भी रख सकती थी कि जेड का मान केवल धारिता है, इसलिए 1 अपॉन जे ओमेगा सी होगा, जेड का मान 1 अपॉन जे ओमेगा ये सी ओ आई होगा, ये 1 अपॉन जे ओमेगा सी होगा। तो सॉल्व होकर यही रिलेशन मुझे मिलेगा जो कि मैंने यहाँ लिखा है कि सी आई इज इक्वल टू 1 माइनस ए वी इंटू सी। अब मैं निर्गत टर्मिनल से देख रही हूँ, तो निर्गत टर्मिनल से जब मैं इसको देखती हूँ तो मुझे क्या मान मिलेगा कि आपके पास निर्गत टर्मिनल से देखने पर सी में जो बहने वाली धारा है वो हो जाएगी V2 माइनस V1 अपॉन जेड। तो V2 माइनस V1, अब वापस से हमने V1 का मान रख दिया V2 अपॉन जेड ए वी की टर्म्स में, और जेड की जगह रख दिया 1 अपॉन जे ओमेगा सी। अब V2 अपॉन I2 का मान निकाला जो कि जेड है, जिसका मान हम रख रहे हैं 1 अपॉन जे ओमेगा सी ओ। सॉल्व कर लिया इसे, तो 1 अपॉन जे ओमेगा सी ओ का मान मुझे मिल जाता है ए वी अपॉन ए वी माइनस 1 इंटू 1 अपॉन जे ओमेगा सी। अब यहाँ से इसको हमने जे ओमेगा को हटा दिया और सी ओ का मान निकाल लिया, तो सी ओ का मान मुझे मिल जाएगा ए वी माइनस 1 सी अपॉन ए वी। तो यहाँ से मुझे सी आई का मान मुझे मिल जाता है, और सी ओ का मान भी मिल गया, सी ओ का मान मिल गया ए वी माइनस ए अपॉन ए वी इंटू सी, और इसी तरह यहाँ पर सी आई का मान मुझे मिल गया 1 माइनस ए वी इंटू सी। अब ये हमें थ्योरम सी के टर्म से हमने क्यों निकाली मिलर थ्योरम, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जब हम ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का अध्ययन करेंगे अगले अध्यायों में, तो जब हम ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का अध्ययन करते हैं और उसके धारिता प्रभाव को निकालना चाहते हैं, और ये धारिता प्रभावों के अध्ययन में मिलर थ्योरम बहुत सहायता करती है मुझे। और ख़ास तौर से जब हम ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालने जाते हैं कि उसका लो फ्रीक्वेंसी रीजन में क्या रिस्पांस रहेगा गेन का, ये जो गेन है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ किस प्रकार परिवर्तन होगा, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में किस प्रकार परिवर्तन होगा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में। तो इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी धारिताएँ शॉर्ट सर्किटेड हो जाती हैं और कौन सी धारिताएँ
ओपन सर्किटेड हो जाती हैं। तो उस स्थिति में मेरे को ये मिलर थ्योरम बहुत सहायता करती है कि किसका मान, कौन सी धारिता श्रेणी क्रम में जुड़ेगी ट्रांजिस्टर की, और ट्रांजिस्टर की कौन सी धारिता समांतर क्रम में जुड़ेगी, तो मैं कौन सी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स में किसको कंसिडर करूं और किसको नेग्लिजिबल मानूं। तो इसलिए आपके पास धारिता प्रभावों के अध्ययन के लिए और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को समझने के लिए ये थ्योरम ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में बहुत उपयोगी होती है। इसलिए हमने यहाँ इसको कैपेसिटर के टर्म्स में भी देखा है और इम्पीडेंस के टर्म्स में भी देखा है। अब कुछ इस पर आधारित प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, ये कल आप हमें इसके उत्तर आप सेंड करेंगे आपके व्हाट्सएप के माध्यम से। एक वोल्टा स्रोत को धारा स्रोत में कैसे बदला जा सकता है, आपको अच्छे से परिचित होना चाहिए। यहाँ थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम दोनों क्वेश्चंस में लगने हैं, और किस तरह से हम एक वास्तविक धारा स्रोत को वोल्टा स्रोत में बदलते हैं। तो ये इन दोनों को यूज़ करने के लिए आप थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। थेवेनिन प्रमेय का कथन हम पहले कह चुके हैं, और अगला है आपके पास नॉर्टन प्रमेय का कथन, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय क्या है। तो ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं पिछले अपने लेक्चर्स में, तो ये सब आपको पता है। मिलर थ्योरम अभी भी हमने की है, मिलर थ्योरम की उपयोगिता भी हमने देखी है, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में किस तरह से काम आती है। और अधिकतम शक्ति संचरण में भी हमने देखा था कि जो दक्षता है वो 50% होती है। क्यों होती है ये भी हमने निकाला था कि स्रोत कितनी शक्ति देता है और आपके पास लोड को कितनी शक्ति दी जाती है, वो सब हम निकाल चुके हैं। नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम के सीमा बंधन भी हमने बताए हैं आपको, और आंतरिक प्रतिबाधा को आंतरिक प्रतिबाधा के रूप में पारस्परिकता प्रमेय भी हमने डिफाइन की है। तो इस सब को अब आपको पुनः मुझे पढ़कर इसके जवाब देने हैं। धन्यवाद।